अस्सलामुअलैकुम। लीजिए मुहिउद्दीन नवाब साहब का नावल मुक़द्दर का पार्ट 26 स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आगे आगे जैसा नावल बढ़ते जाएगा, बहुत इंटरेस्टेड नावल है ये और बहुत बड़ा नावल है ये। और ये तकरीबन तीन हिस्सों का नावल है। ये तो पहला हिस्सा चल रहा है। एक लंबा नावल है, बहुत बेहतरीन इंटरेस्टेड नावल है। आप लोग ज़रूर इंजॉय करेंगे। ये रिकॉर्डिंग अमेरिका टेक्सास से कर रहा हूँ मैं, और शायद 6-8 महीने हो गए थे। ज़रा बिज़ी था, बहुत मसरूफ़ था। सऊदीया का भी अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रे का भी अल्लाह ताला उम्रे का भी मौका अल्लाह ताला दे दिए। उम्रा भी हो चुका है, अल्लाह का करम है। और दुआ करता हूँ कि आप सब लोग को भी ज़रूर उम्रा करने की सआदत, हज करने की सआदत नसीब फ़रमाए अल्लाह ताला। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मुक़द्दर, मेरा नाम मुक़द्दर है। मैं जिस इंसान के साथ पैदा होता हूँ इसी के साथ मर जाता हूँ। मैं मुक़द्दर हूँ, एक बाज़ीगर। अब तो आप मेरे पीछे ना पड़े। आपको किसी शौक़न का डर नहीं। हाँ, बेशक मुझे किसी शौक़न का डर नहीं, लेकिन मैं औलाद से महरूम हूँ। मुझे एक बच्चा चाहिए और इसी ख़ानदान का चाहिए, और वो तुम दोगे। वो एक हाथ से अपना कान पकड़ते हुए बोला, पहले तो आप मेरे पीछे पड़ी रहती थी, अब मेरे मम्मी डैडी भी यही रट लगा रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। इस्मा ने हंसते हुए कहा, अब आया है पंछी दाम में। इसने बड़ी बेबसी से मगर मोहब्बत से इसे देखा, फिर वहाँ से पलटकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वो रेलिंग के पास खड़ी नीचे ड्राइंग रूम की तरफ देख रही थी। वापस अपने कमरे में ज़ीशान के पास नहीं जा रही थी। अभी सास ससुर की बेबसी और झिलझिलाहट देख रही थी। इसे बड़ा मज़ा आ रहा था। ज़ीशान अपने कमरे में कुर्सी में बैठा हुआ मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बोल रहा था, हेलो बिच्छू बाबा, मैं एसपी ज़ीशान बोल रहा हूँ। दूसरे से बिच्छू बाबा ने सलाम किया। सलाम साहब। शिकारी बुरी तरह फड़फड़ा रहा है। अब और ज़्यादा तशद्दुद करूँगा तो मर जाएगा। नहीं, इसे मारना नहीं है। यह बताओ कि इससे क्या उगलवाया है। वो कह रहा है कि इसके माँ एक शख्स दाऊद सुबानी से मिलती है। वो इसके दूर के रिश्ते का भाई लगता है। ये एक अमीर कबीर मुजरिम है और इसका ताल्लुक़ अंडरवर्ल्ड से है। ये बात मेरे हलक से नहीं उतर रही है कि वो अंडरवर्ल्ड का कोई मुजरिम हो। होम मिनिस्टर पर दबाव डालकर जव्वाद को रहा करवाएगा। इसकी माँ ज़रूर किसी और बड़े पहुँचे हुए शख्स से मिलती है। वो अपनी माँ की कसम खा रहा है, खुदा रसूल की कसम खा कर कह रहा है कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। इसे किसी सड़क के किनारे ले जाकर फेंक दो और इसके माँ के मोबाइल फ़ोन नंबर पर इत्तला दो कि इसे फ़लाँ जगह फेंक दिया गया है, और फिर छुप कर देखो कि इसे कौन उठा कर ले जाते हैं और कहाँ ले जाते हैं। जो हुक्म साहब, मैं अभी यही करता हूँ। मगर साहब, हाँ, तुम्हें आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल सुबह तुम्हारे भाई को रिहा कर दूँगा। बिच्छू बाबा ने खुश होकर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप तो हमारे माई बाप हैं। तुम मेरा काम करते रहोगे, मैं तुम्हारा काम करता रहूँगा। मगर इस बार बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये बड़े पहुँचे हुए लोग हैं। ऐसा ना हो कि वो तुम तक पहुँच जाएँ और फिर तुम तक पहुँच कर ये उगलवा लें कि तुम्हारे पीछे मैं जव्वाद से दुश्मनी कर रहा हूँ। साहब, 20 बरस की मुजरिमाना ज़िंदगी में मेरी गर्दन सिर्फ आपके हाथ आई है। आज तक कोई माई का लाल मुझे अपने शिकंजे में ना ला सका। आप मुझे अपने शिकंजे में ज़रूर रखते हैं, लेकिन मेहरबानी करते रहते हैं, इसीलिए आपका नाम कभी ज़ुबान पर नहीं आएगा। ऐसा होने से पहले मैं अपनी जान दे दूँगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत जीदार हो। फ़िलहाल मैं जो कह रहा हूँ वो अभी जाकर करो। ये काम अभी होगा साहब। ठीक है, मैं 1 घंटे के बाद तुम्हें फ़ोन करूँगा। इसने राब्ता ख़त्म कर दिया। इसी वक्त अस्मा मुस्कुराते हुए अंदर आई। वो भी मुस्कुराने लगा। बिच्छू बाबा से बातें करते वो एक बहुत ही जालिम और बेरहम पुलिस ऑफिसर था। अब बीवी के देखते ही एक मेहरबान और मोहब्बत करने वाला शौहर बन गया था। पाशा वायदे के मुताबिक शाम को आ गया। उरूज और रैनी दोनों ही इसकी राह में आंखें बिछाए हुए थीं। इसे देखकर खुश हो गईं। बहुत बड़ी मोहब्बत से इसका इस्तकबाल किया।
इसके बुजुर्ग इससे पहले भी देख चुके थे। इसके बुजुर्ग भी इसे देख चुके थे, इसे जानते थे। इसके बावजूद इसका फिर से तारुफ करवाया गया। फलकनाज, बेगम आफ्ताब और फलक आफ्ताब ऐसे जबरन मुस्कुरा रहे थे जैसे इन तीनों को गन पॉइंट पर रखा गया हो और कहा जा रहा हो कि मुस्कुराओ वरना ऐनी गोली मार देगी। फलक आफ्ताब ने खुशी से आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया। बेगम आफ्ताब ने इसकी बलाएँ ली और फलकनाज ने इसके चेहरे पर हाथ फेर कर दुआएँ दी। फिर कहा, आओ बेटा बैठो। पाशा फलक आफ्ताब के साथ एक सोफ़े पर बैठ गया। सामने सोफ़े पर ऐनी और उरूज बैठ गईं और इनके दाएं बाएं वाले सोफ़े पर फलकनाज और बेगम आफ्ताब बैठी हुई थी। बेगम आफ्ताब ने पाशा से कहा, ऐनी तो तुम्हारी इतनी तारीफ़ें करती हैं कि बस हम तो सुनते ही रहते हैं और खुश होते रहते हैं। फलकनाज ने कहा, तारीफ़ें क्यों नहीं करेगी? पाशा ने जान पर खेल कर ऐनी को जवा से बचाया। ऐसे वक्त ना इसके काम आ सकते थे ना सौतेले बाप। पाशा ने ही इंसानियत और शराफत का सबूत दिया है। ऐनी इसकी तारीफ़ें सुनकर खुश हो रही थी और मुस्कुरा कर इसे देख रही थी, लेकिन फासला इतना था कि वह बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा था और वो नहीं देख सकती थी कि ये नज़रें बचाकर उरूज को देख रहा है। फलक आफ्ताब ने कहा, पाशा ये तुमने अच्छा किया जो लाहौर से यहाँ चले आए। अब आइंदा तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? वो बोला, ज़िंदगी सलीके से गुजरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। मेरे पास कोई कारोबारी तजुर्बा नहीं है। मैं टैक्सियों के बारे में बड़ी हद तक मालूमात रखता हूँ, इसलिए सोचा कि मेरे पास जितनी रकम है इससे 2 टैक्सियाँ ख़रीद कर आमदनी में इजाफ़ा करूँगा। बेगम आफ्ताब ने कहा, वो 2 टैक्सियों से क्या होता है? तुम्हें बेवक्त 10 टैक्सियाँ ख़रीद कर चलानी चाहिए। रकम की परवाह ना करो, जितने रुपए की ज़रूरत होगी वहाँ से मिल जाएंगे। पाशा ने कहा, आप माइंड ना कीजिएगा, मैं आगे बढ़ने के लिए किसी का भी सहारा कबूल नहीं करता। ऐनी ने नागवारी से कहा, बड़ी अम्मी, पहले इंसान के मिजाज को समझना चाहिए, फिर कोई बात कहनी चाहिए। हाय बेटी, मेरा मतलब ये तो नहीं था कि हम यूं ही रकम उठाकर पाशा को दे देंगे। क्या कारोबार करने के लिए बैंक से क़र्ज़ नहीं लिया जाता? इसी तरह पाशा को हम क़र्ज़ देते, फिर हफ्ता हफ्ता क़र्ज़ की रकम हमें वापस मिल जाती। ऐनी ने उरूज से कहा, हमने पाशा के बारे में क्या सोचा है, तुम ज़रा बताओ। उरूज ने पाशा को देखा, वो इसे बड़ी मीठी मुस्कुराहट से देख रहा था। वो कुछ बताने से पहले गड़बड़ा गई, नज़रें चुराने लगी। फलकनाज बड़ी गहरी नींद से कभी उरूज और कभी पाशा को देख रही थी। उरूज ने ऐनी का हाथ पकड़ कर कहा, मैं नहीं बोलूँगी, प्लीज़ तुम बोलो। ऐनी ने कहा, पहले हम पाशा से तन्हाई में बातें करेंगे और इनकी मर्ज़ी मालूम करेंगे, इसके बाद आप बुज़ुर्गों को बताएंगे। फलक आफ्ताब ने कहा, मैं तो कहता हूँ पाशा को टैक्सियों का कारोबार नहीं करना चाहिए और ना ही टैक्सी चलाना चाहिए। तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार है। वकील अखलाक अहमद से कहकर पहले अपने कारोबार की एक छोटी मोटी सी जिम्मेदारी सौंपी जाए। इन्हें तजुर्बाती मरहलों से गुजरने का मौका दिया जाए। रफ्ता रफ्ता ये तुम्हारे पूरे कारोबार को संभाल लेंगे। ऐनी ने खुश होकर कहा, बड़े अब्बू, आपने तो हमारे दिल की बात कही थी। हम पाशा से यही कहना चाहते थे। फलकनाज ने पूछा, क्यों पाशा, तुम क्या चाहते हो? पाशा ने कहा, मैंने अभी ये बात सुनी है। मैं नहीं जानता कि ऐनी के महरूम वालिद का कारोबार कितना वसी है। मैं इसे समझ भी पाऊँगा या नहीं, इस पर मुझे गौर करना होगा। उरूज ने कहा, कोई गौर नहीं करना होगा। जब हमने फ़ैसला किया है तो तुम्हें यही करोगे। उरूज ने इसी नज़रों से पाशा को देखा जैसे आँखों में अकरार करवा रही हो। मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, ऐनी की ख्वाहिश के मुताबिक मैं कोशिश करूँगा। फलकनाज बिल्ली की तरह उरूज और पाशा को तक रही थी। इनकी निगाहों की ज़बान को बड़ी दूर तक समझ रही थी और ऐनी को देखकर सोच रही थी कि ये बेचारी तो देखते हुए भी कुछ नहीं देख पा रही है। वैसे ना देख पाए तब भी बातों से समझ सकती थी कि जब पाशा को अपने कारोबार में दिलचस्पी लेने को कहा तो वो टाल रहा था, लेकिन जब उरूज ने कहा तो वो राज़ी हो गया। फलकनाज की समझ में यही आ रहा था कि उरूज अपनी सहेली के नीमंदेपन से फ़ायदा उठा रही है और पाशा से फिलरट कर रही है। पाशा भी ऐनी से ज़्यादा
उरुज की तरफ मायल है। उरुज पाशा जानी की नज़रों से घबरा रही थी। इस बार इस तरह देखने से डर लग रहा था कि कहीं चोरी पकड़ी ना जाए। वो अपनी जगह से उठते हुए बोली, ऐनी तुम बैठो, मैं किचन में जाकर देखती हूँ कि खाना तैयार हो चुका है या नहीं। ऐनी ने कहा, हाँ तुम्हें 8 बजे ड्यूटी पर जाना है। खासमा से कहो खाना तैयार है तो फ़ौरन लगाए। उरुज किचन की तरफ चली आई। आधे घंटे बाद वो तमाम अफराद डाइनिंग टेबल के अतराफ जमा होकर खाना खा रहे थे और हंस बोल रहे थे। बेगम आफ्ताब और फलक आफ्ताब की कोशिश यही थी कि ऐनी को ज़्यादा से ज़्यादा खुश करने के लिए पाशा के साथ मोहब्बत से बोलते रहें। नाज भी मोहब्बत से बोल रही थी, लेकिन उरुज और पाशा को गहरी नज़रों से देखती और समझती जा रही थी। ऐनी कोई डिश पाशा की तरफ बढ़ाती थी तो पाशा इसमें से कुछ लेने के बाद डिश उरुज की तरफ बढ़ा देता। खाना शुरू करते वक्त उरुज ने कहा था कि इसे झींगे पसंद नहीं है। फिर पाशा ने भी झींगों के सालन को हाथ नहीं लगाया था। नाज ने आजमाने के लिए वो डिश उठाकर पाशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह सालन चख कर देखो। इसने वो डिश लेकर कहा, मैं झींगे नहीं खाता। ये कहकर इसने वो सालन ऐनी की तरफ बढ़ाया। ऐनी ने वो डिश लेकर एक तरफ रखते हुए कहा, जो चीज़ उरुज को पसंद ना हो इसे मैं भी पसंद नहीं करती। फलकनाज सोचने लगी, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जो चीज़ उरुज को पसंद नहीं आती हो इसे ऐनी भी पसंद नहीं करती। अब पाशा के मुतालिक भी मालूम हो रहा था कि वो भी उरुज की पसंद के मुताबिक खाता पीता है। वो ऐनी की तरफ सिर्फ बात करते हुए देखता है, लेकिन उरुज से बात हो या ना हो इसे मीठी नज़रों से देखता रहता है। और उरुज कभी जवाबन इसे मुस्कुरा कर देखती है तो कभी नज़रें चुराने लगती है। नज़रें चुराने के अंदाज में भी प्यार ही प्यार होता है। खाने के बाद चाय का काफ़ी दौर चलता रहा, लेकिन उरुज ने इनकार कर दिया क्योंकि इसे ड्यूटी पर जाना था, देर हो रही थी। ऐनी ने कहा, मैं यहाँ चाय नहीं पीऊँगी, पाशा के साथ टेरेस पर जाऊँगी, हम वहाँ चाय पियेंगे और बातें करेंगे। फलकनाज ने भी चाय नहीं पी। वहाँ से उठकर फ़ौरन ही कोठी के बाहर आ गई। बाहर पोर्च में उरुज की कार खड़ी हुई थी। वो एक दीवार की आड़ में आकर खड़ी हो गई। उरुज, ऐनी और पाशा दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। वहाँ ऐनी ने उरुज का हाथ थाम कर कहा, तेरी ड्यूटी रात के 3 बजे ख़त्म होगी और तू वहाँ क्वार्टर में तन्हा रहेगी। क्या तू यहाँ नहीं आ सकती? मैं यहाँ से 2 सिक्योरिटी गार्ड तेरे लिए भेज दूँगी। मैं 3 बजे तक नहीं, सुबह 5 बजे तक ड्यूटी पर रहूँगी। इसके बाद अपने क्वार्टर में जाऊँगी, अपना हैंडबैग लूँगी, फिर यहाँ आऊँगी। इस वक्त तक दिन निकल चुका होता है। वो ऐनी से रुखसत होकर पाशा के साथ चलती हुई अपनी कार तक आई, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। पाशा ने खिड़की पर झुककर कहा, मैं 10 बजे तुमसे मिलने आऊँगा। वो बोली, इतनी जल्दी नहीं, मैं यहाँ से जाते ही मरीज़ों को अटेंड करती हूँ, बहुत मसरूफ़ होती हूँ। तुम 12 बजे के बाद आ सकते हो। चलो यही सही, मगर ज़रूर आऊँगा। वो कार स्टार्ट करके शब बखैर कहते हुए वहाँ से चली गई। पाशा ऐनी के पास आया, फिर इसके साथ कोठी के अंदर चला गया। फलकनाज दीवार की आड़ से निकलकर सोचने लगी, मैं ठीक समझ रही हूँ, उरुज और पाशा का चक्कर चल रहा है। ये दोनों ऐनी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उरुज अपने इस यार के ज़रिए ऐनी को फांस रही है। इन दोनों की शादी करवाना चाहती है, फिर अपने यार के ज़रिए अपनी सहेली की दौलत पर ऐश करना चाहती है। ये तो हमसे भी ज़्यादा मक्कारी दिखा रही है। कोई सोच भी नहीं सकता कि यकजां और खलब बनकर रहने वाली सहेली ऐसी गज़ब की चालें चल रही है। नाज अपने बेटे अदनान का मुक़द्दर बनाना चाहती थी और देख रही थी कि उरुज बड़ी मक्कारी से अपना मुक़द्दर बना रही है। बेशक मैं ऐसा हूँ कि मक्कारी से 40 चालें चलने वालों का भी साथ देता हूँ और इन्हें कामयाबी के रास्ते पर ले जाता हूँ, लेकिन बहुत दूर तक नहीं। आइंदा ये देखना है कि मैं फलकनाज के साथ कितनी दूर तक चलूँगा। शाहबाज दुरानी गुस्से में तलमला रहा था। ये मालूम करने में नाकाम हो रहा था कि जवाद को किसने अगवा किया है। वो बार बार होम मिनिस्टर से राब्ता कर रहा था। होम मिनिस्टर इंटेलिजेंस वालों से सख्ती से कह रहा था, मालूम करो कि जवाद हाशमी को किसने अगवा किया है। पुलिस के तमाम आला अफसरान से भी कह रहा था कि शहर में जितने छोटे बड़े बदमाश हैं सबको गिरफ़्तार करो, सबसे सख्ती से पेश आओ, 3rd डिग्री इस्तेमाल करो, कोई ना कोई सच अगल देगा। शहर के इन तमाम मुजरिमों की शामत आ गई जो पुलिस और इंटेलिजेंस वालों के ब्लैक लिस्ट में थे। इन सबको गिरफ़्तार किया जा रहा था। इनकी पिटाई हो रही थी। जीशान, ये सारे
हथकंडे जानता था, इसलिए इसने जवाद हाशमी को अगवा करने से पहले बिच्छू बाबा को शराब फरोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था और इसे हवालात में बंद कर दिया था। जितने मुजरिम जेल या हवालात में थे, इनसे बासपुरस नहीं हो सकती थी। ये साबित नहीं किया जा सकता था कि किसी मुजरिम ने इन हवालात से निकलकर वारदात की है और फिर वापस हवालात में आ गया। बिच्छू बाबा मैंने हवालात से निकलकर अपने 3 हवारियों के ज़रिए जवाद हाशमी को अगवा किया था। इसे एक टार्चर सेल में पहुंचा दिया था। वहाँ इस पर इस कदर तशद्दुद किया गया था कि वो अदमुआ हो गया था। बिच्छू बाबा वापस हवालात में आ गया था। फिर ज़ीशान ने फ़ोन के ज़रिए रब्ता किया और इसे हुक्म दिया कि अब इसे सड़क के किनारे फेंक कर दुर्दाना बेगम को इसके बारे में इत्तला दे दी जाए। फिर देखा जाए कि दुर्दाना और इसके आदमी जवाद को कहाँ ले जा रहे हैं। आखिर शब्बाज दुरानी की तलाश ख़त्म हुई। दुर्दाना ने फ़ोन मौसूल किया। किसी ने भर्राई आवाज़ में कहा, तुम्हारा बेटा सदर के बड़े कचरे ढेर में पड़ा हुआ है, फ़ौरन इसे अस्पताल पहुँचाओ, अभी इसकी सांस चल रही है। दुर्दाना ने एकदम से चीख कर कहा, नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। शहबाज उठ कर बैठ गया। फिर बोला, किसका फ़ोन है? कोई कह रहा है कि मेरा जवाद सदर के बड़े कचरा घर में पड़ा हुआ है और इसके सांसें चल रही है, इसे फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया जाए। इसने दुर्दाना से फ़ोन लेकर अपने कान से लगाकर फिर हेलो हेलो कहा। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इत्तला देने वाला राब्ता ख़त्म कर चुका था। शहबाज तेज़ी से चलता हुआ अपने बेडरूम से बाहर आया। असद अजीज़ी से बोला, जवाद का पता चल गया है, इसे किसी ने सदर के बड़े कचरा घर में फेंक दिया है और इसकी हालत बहुत बुरी है। इसे वहाँ से उठाकर फ़ौरन अस्पताल पहुँचाया और मुझे एक एक पल की रिपोर्ट देते रहो। असद अजीज़ी यस सर कहता हुआ वहाँ से दौड़ता हुआ चला गया। दुर्दाना ने रोते हुए कहा, मैं भी जाऊँगी, अपने बेटे को देखूँगी। शहबाज ने कहा, नहीं, तुम नहीं जाओगी। जो तुम्हारे बेटे से दुश्मनी कर सकते हो तुमसे भी कर सकते हैं, तुम्हारा कोई नुकसान पहुंचा सकता है। फजूल जिद ना करो, यहाँ मेरे पास रहो, तुम्हें एक एक पल की खबर मिलती रहेगी। मेरे आदमी इसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए ले जा रहे हैं। वो रोते हुए बोली, मैं इसे देखे बगैर सुकून नहीं रह सकूँगी, मर जाऊँगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत शैज़ोर हो, बड़े वसी ज़रिए के मालिक हो, मुझे हिफाजत से इस अस्पताल में पहुँचा सकते हो जहाँ मेरे बेटे को पहुँचाया जा रहा है। इसने सोचती हुई नज़रों से इसे देखा, फिर कहा, ठीक है, ज़रा इंतज़ार करो, अभी असद अजीज़ी फ़ोन पर बताएगा कि इसे किस अस्पताल में पहुँचाया गया है, फिर मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा। वो इधर से उधर टहलने लगा, परेशानी से बड़बड़ाने लगा, ये कौन है जिसने जवाद को अगवा किया? मैं हैरान हूँ कि अब तक वो मेरी नज़रों में क्यों नहीं आया। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले इसका सुराग लगाने में क्यों नाकाम हो रहे हैं? वो रोते हुए बोली, जो पुलिस वाले ही ऐसा कर रहे हैं तो इन्हें कौन पकड़ सकेगा? इसने चौंक कर इसे देखा, फिर कहा, अच्छा, तो तुम अभी तक एसपी ज़ीशान पर शुबा कर रहे हो? मैं यकीन से कहती हूँ कि इसी कमीने शख्स ने ऐसा किया। देखो दुर्दाना, जब पहली बार तुमने ज़ीशान पर शक किया तब से ही मैंने अपने आदमी इसके पीछे लगा दिए। वो इसके दफ्तर से लेकर घर तक इसका पीछा करते रहे हैं, इसकी मसरूफियत मालूम करते रहे हैं। मैं इसके घर और दफ्तर का फ़ोन टैप करवा रहा हूँ, कहीं से ऐसी कोई बात मालूम नहीं हो रही है जिसकी बना पर एसपी ज़ीशान पर शुबा किया जाए। इसने फ़ोन के ज़रिए अपने एक मातहत से रब्ता किया, फिर कहा, एसपी ज़ीशान के बारे में बताओ। दूसरी तरफ से कहा गया, बस वो इस वक्त अपनी कोठी में है। मैंने दफ्तर से इसका ताक़ब किया, वो शाम के 4 बजे निकल कर दफ्तर से अपने घर गया था, तब से अब तक बाहर नहीं निकला। इससे मिलने कोई कोठी में आया है? जी हाँ, एक टैक्सी ड्राइवर वहाँ आया है, इसकी टैक्सी कोठी के अंदर खड़ी है। वो शाम के 6 बजे आया था और अब तक वहीं है। तुम इस पर नज़र रखो, जब भी वो टैक्सी ड्राइवर बाहर निकले इसका ताक़ब करो, मालूम करो वो कौन है। इसने वो फ़ोन बंद किया तो दुर्दाना ने कहा, मैं इस टैक्सी ड्राइवर को जानती हूँ, जवाद और आईनी को बहला फुसला कर मेरे पास लाना चाहता था, लेकिन इस ड्राइवर ने इसकी कोशिशों को नाकाम बना दिया था। इस कमबख्त की वजह से मेरे बेटे पर मुसीबतें आई हैं। मैं इस दुश्मन को तो भूल ही गई थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ज़ीशान ने इस टैक्सी ड्राइवर के ज़रिए मेरे बेटे को अगवा कराया हो? दुर्दाना, एक टैक्सी ड्राइवर की क्या औकात है? तुमने सुना था कि जवाद को अगवा करते वक्त कितनी ज़बरदस्त फायरिंग हुई थी, हमारे 2 आदमी मारे गए थे। मैं जुर्म की दुनिया के मंजे हुए लोगों से काम लेता हूँ,
एक से टैक्सी ड्राइवर की क्या मजाल है कि ऐसे छटे हुए मुजरिमों से मुकाबला करें और इनसे जवाद को छीन कर ले जाए। तुम बचकाना जहन से सोच रही हो। तुम ये बताओ कि जीशान छुप कर हमारे खिलाफ ऐसी दुश्मनी कर रहा होगा तो तुम्हें कैसे मालूम हो सकेगा? मैंने जीशान के पीछे अपने आदमी लगाए हैं। अब वो टैक्सी ड्राइवर की भी निगरानी करते रहेंगे। फिर ये कि जवाद को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मेरा ख्याल है मातद असद अजीज़ी बहुत ज़हीन है। जवाद से मालूम करेगा कि किन लोगों ने इसे टार्चर किया है और वो इससे किस तरह की मालूमात हासिल करना चाहते थे। टार्चर करने के दौरान मैं इससे क्या क्या कहते थे, इस तरह हमें कुछ ना कुछ मालूम हो ही जाएगा। तहमीना ने आकर कहा, बस असद अजीज़ी का फ़ोन है। इसने तेज़ी से फ़ोन के पास आकर रिसीवर उठाया, फिर कहा, हेलो अजीज़ी, बोलो जवाद कैसा है? सर बहुत बुरी हालत है, हमने इसे अस्पताल पहुंचा दिया है। वहाँ के बड़े डॉक्टर को पकड़ कर ले आए हैं। दूसरे डॉक्टर भी इसे अटेंड कर रहे हैं। क्या जवाद होश में नहीं, बेहोश है, बड़ी मुश्किलों से सांस ले रहा है। यूँ समझे कि मौत से लड़ रहा है। इन तमाम डॉक्टरों से कहो कि जब तक इसकी हालत संभल ना जाए वहाँ से कोई नहीं जाएगा। सब मौजूद रहेंगे। इन डॉक्टरों को मुँह मांगी रकम दी जाएगी। ये बताओ कि किस अस्पताल में हो? हम इस वक्त श्री हाई अस्पताल में है। मैं अभी आ रहा हूँ। इसने फ़ोन रखकर एक मुस्लिम मुलाजिम को हुक्म दिया, फ़ौरन गाड़ी निकालो। मुलाजिम दौड़ता हुआ चला गया। वो अपने बेडरूम की तरफ जाते हुए बोला, दुर्दाना, हम अभी अस्पताल जा रहे हैं। वो इसके पीछे चलती हुई बोली, मेरा बेटा कैसा है? तुम्हारी बातों से पता चल रहा था कि इसके साथ कोई बड़ा मसला है। कोई मसला नहीं है, फ़िक्र ना करो, डॉक्टर इसे बचा लेंगे। बचा लेंगे मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इसकी जान खतरे में है। प्लीज़ सब्र करो, हौसले से काम लो, हम अभी वहाँ जा रहे हैं। वो बेडरूम में आकर अपने रिवॉल्वर को चेक करने के बाद इसे लिबास के अंदर छुपाने लगा। फिर बोला, चलो। वो इसके साथ चलती हुई बाहर आई। बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी। आगे पीछे मुसल्लह गार्ड्स अपनी गाड़ियों में थे। वो अपनी गाड़ी में स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। दुर्दाना इसके साथ वाली सीट पर आ गई। फिर वो गाड़ियाँ काफिले की सूरत में वहाँ से रवाना हो गई। जवाद हॉस्पिटल के बेड पर बेहस हरकत पड़ा। चेहरे और बाजुओं पर ज़ख्म ही ज़ख्म दिखाई दे रहे थे। इसे ज़ख्म पहुंचाने वालों ने इतनी मेहरबानी की थी कि लहू ज़्यादा बहने नहीं दिया था। अपने एक डॉक्टर के ज़रिए ज़ख्मों पर मरहम लगा रहा था और लहू को बहने से रोक रहा था। पूरा बदन बुरी तरह सूज गया था। चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था। वो पहचाना नहीं जा रहा था। तकलीफ़ की शिद्दत से कर्रा रहा था। दुर्दाना ने वहाँ पहुंचकर अपने बेटे की हालत देखी तो वहाँ दोनों हाथों से सीने को टटोलने लगी, रोने लगी। शहबाज दुरानी ने वहाँ आकर बड़े डॉक्टर से कहा, इसे इस हाल में बचाना है, इसे बहरहाल बचाना है। मुझे ये बताएं कि कुछ बोलने के काबिल है या नहीं। मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूँ। इसके दिमाग को बिजली के झटके पहुँचाए गए हैं। आप इसका एक घंटा देखें। ड्रिल मशीन के ज़रिए इसके घुटने की सुराख किया गया है। दुर्दाना यह सुनकर लरस गई। डॉक्टर ने कहा, इस पर 3 डिग्री इस्तेमाल की गई है और इससे कुछ उगलवाने की कोशिश की गई है। दुर्दाना ने रोते हुए कहा, आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, मेरे बेटे का इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? मैडम, हमने जो करना था वो कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। इनकी हालत बहुत नाजुक है, हम दुआ कर रहे हैं, आप दुआ करें। वो बेटे की तरफ झुक कर बोली, बेटे मुझे देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या मुझे पहचान रहे हो? इसने सर घुमाकर इसे देखा, फिर बड़ी कमज़ोर आवाज़ में कहा, मम्मी। शहबाज ने कहा, दुर्दाना ये बोल रहा है, इससे पूछो वो कौन लोग थे। इसने पूछा, बेटे तुमसे किसने दुश्मनी की, वो कौन थे? वो कमज़ोर सी लरसती हुई आवाज़ में बोला, मम्मी नहीं जानता। शहबाज ने पूछा, वो तुमसे क्या पूछ रहे थे? दुर्दाना ने कहा, हाँ बेटे कोशिश करो, हमें बताओ वो तुमसे क्या पूछ रहे थे। वो अटक कर सांस ले रहा था। इसे याद था इसने इसके इन दुश्मनों के पूछने पर बताया था कि इसकी मम्मी के ताल्लुकात दाऊद सुबहानी से हैं, जो अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता है। इसकी मम्मी ने दाऊद सुबहानी के ज़रिए ज़मानतनामा हासिल किया था। ये बात अगर वो कह देता तो दुर्दाना और शहबाज समझ लेते कि ऐसी इंक्वायरी करने वाला सिर्फ जीशान ही हो सकता है। लेकिन वो कैसे कह सकता था? मैं इसकी ज़िंदगी की लकीरें पर खड़ा हुआ था और जहाँ खड़ा हुआ था वहाँ वो लकीरें ख़त्म हो चुकी थी। मैं
मैं इस लकीरों पर आगे बढ़ा तो गिर पड़ा। इसके ऊपर की सांस ऊपर ही रह गई और वो ज़िंदगी के हाथों से छूट गया था। डॉक्टर ने इसकी नब्ज़ टटोली, इसके सीने पर स्टेथोस्कोप रखा, फिर सर झुकाकर कहा, सॉरी, ही इज़ नो मोर। दुर्दाना ने एक ज़ोरदार चीख मारी, फिर बेटे से लिपट कर धाड़े मार कर रोने लगी। गुल खानम अजीब हालत से गुजर रही थी। अब वह मुतल्लक़ा थी, तलाक हो चुकी थी, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। बार बार अपने यावर खां को मांग रहा था। पिछली शाम जीशान ने इस वायदे पर यावर खां को रिहा किया था कि गुल खानम इसके रूबरू नहीं जाएगी, इससे पर्दा करेगी, इसे अपनी कोठी में आने की इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि वह नामहरम हो चुका है। अब शौहर और बीवी का रिश्ता बाकी नहीं रहा। वो मान रही थी कि शौहर और बीवी का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन दिल से दिल का रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ था। वो आशिकी जो शादी से पहले दोनों के दरमियान थी, अब फिर से रंग ला रही थी, फिर से मुस्तहकम हो रही थी और बार बार इसे यावर खां की तरफ खींच रही थी। अगर वो इससे दूर कहीं चला जाता, गुम हो जाता, इसका कोई अता पता ना मिलता, तो इसे रफ्ता रफ्ता सब्र आ जाता। लेकिन पिछली रात यावर खां ने राह होते ही PCO के ज़रिए से मुखातिब किया था। वो रिसीवर कान से लगाए हुए थी और इसकी आवाज़ कान से उतरती हुई रगों में लहू की तरह दौड़ने लगी थी। दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। फिर भी इसने बज़ाहिर सख्त लहजे में कहा, यावर, मैंने तुम्हें समझाया था कि मुझे मुखातिब ना करना। तुमने कहा था कि मैं रूबरू न आऊँगी, तुम्हारी कोठी में कदम ना रखूँगी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करूँगा, लेकिन हम फ़ोन पर बातें तो कर सकते हैं। अब कुछ कहने सुनने को क्या रह गया है? अब तुम्हें मालूम हो रहा है कि गुस्सा हराम होता है। तुमने गुस्से में मुझे तलाक दे दी। अब इसके नतीजे में तुम दरबदर हो गए हो और मैं तुमसे बिछड़ कर कांटों के बिस्तर पर पड़ी हुई हूँ। गुलजाना, मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुमसे इसकी सज़ा पाना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं जानता कि तुम्हें भी इसकी सज़ा मिलेगी। तुम जब भी फ़ोन करोगे मेरे कानों के रास्ते दिल में उतरते रहोगे और मैं तड़पती रहूँगी। फ़ोन नहीं करोगे तो तुम्हारी यादें तड़पाती रहेगी। मुझे किसी पहलू से सुकून नहीं मिलेगा। मैं अब सारी ज़िंदगी सज़ा पाती रहूँगी, इसका तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। मैं किसी आलिम दीन से बातें करूँगा, इनसे इस बारे में मशवरा करूँगा। वो हमें फिर से मियाँ बीवी बनने का रास्ता दिखाएंगे। हाँ, ज़रूर दिखाएंगे। वो रास्ता मैं और तुम भी जानते हैं कि तुम से दोबारा रुजू करने के लिए मुझे इद्दत के अय्याम गुजारने होंगे। इसके बाद किसी दूसरे शख्स से शादी करना होगी। फिर वो शख्स मुझे तलाक देगा तो मैं तुमसे शादी कर सकूँगी। ऐसी बातें ना करो गुलजान। तुम मेरे करीब किसी दूसरे शख्स का साया बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब ये कैसे बर्दाश्त करोगे कि कोई दूसरा शख्स मेरा दूसरा शौहर बनकर मेरी तन्हाई में आए? बोलो, क्या ये सब बर्दाश्त कर लोगी? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी ये बातें मेरी मुंह पर जूते की तरह पड़ रही है। लीजिए, यहाँ पर इख्तिताम कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। पार्ट नंबर 26 को आगे भी जारी है। सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।